जो लोग वॉशिंग मशीन की बात करते हैं बड़ा विचित्र तर्क है। तो मतलब ये बताते हैं कि गंदगी की गठरी वो है, यानी मैल की गठरी लेके वो चल रहे हैं। तो इससे ज्यादा अपना मजाक उड़ाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा होगा। हाँ, मैं ईमानदारी से कहता हूं, हमारे पार्टी ने कुछ नेताओं पे आरोप कहे, हमने किसी से आरोप वापस नहीं लिए, हमने किसी का केस क्लोज नहीं हुआ है। जो भी बातें कही गई वो कोई तथ्यात्मक बताएं कि केस विड्रॉ हो गया हो, क्लोजर रिपोर्ट, हमने किसी से केस विड्रॉ नहीं किया। हम आरोप पे कायम है, तो हमने तो स्टैंड नहीं चेंज किया। वो कहीं नेता रहे, स्टैंड उन्होंने चेंज किया। जिनके आधिकारिक बयान है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था सरकार में रहते हुए, वो आज अचानक कहने लगते हैं हाँ हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, बहुत भयानक भ्रष्टाचार हुआ था, हमें इतना कहा था। तो मुझे लगता है कि जब कोई ये कहता है कि वॉशिंग मशीन, तो वो अपने को काजल की कोठरी स्वतः कहने लगता है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप को भ्रष्ट सिद्ध करने का और उसका ढिढोरा पीटने का ऐसा विचित्र उदाहरण आपको देखने को यहां पर मिलता है। विश्व स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को नष्ट करना, ध्वस्त करना, उसकी इंडिया की शाखा है। तो एक तरफ यह है और एक तरफ है उभरता हुआ भारत। अगर हम ये कहें तो, अगर आप देखिए तो हमारे कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में अगर आप देखें तो आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री दक्षिण भारत में आई। आज चाइना से हटकर हम वहां पर आने में सफल। HAL जो जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसका पहला ऑफशोर का जो ऑफिस है, फर्स्ट आउटसाइड अमेरिका ऑफिस बेंगलोर में बना। अमेजन दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है अपने क्षेत्र में, वो हैदराबाद में बनाने जा रही। तो अगर हम देखें तो दक्षिण भारत का नैसर्गिक विकास और दक्षिण भारत का सांस्कृतिक विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है, और उसके लिए हम पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं और हम आश्वस्त हैं। नमस्कार, पांचजन के इस विशेष संवाद में आप सभी का स्वागत है। चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी 400 पार के नारे के साथ तेजी से चुनाव प्रचार में लगी है। वहीं इंडिया अलायंस कहीं से डगमगाता दिख रहा है, कहीं लड़खड़ाता भी दिख रहा है। लेकिन बीजेपी का 400 पार कैसे होगा, और जो आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन भी बन गई है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, पांचजनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही है, बीजेपी 400 पार कैसे होगी? तमिलनाडु में गठबंधन नहीं है, पंजाब में गठबंधन नहीं है, जबकि पिछले बार तो था, उसके बाद 300 पार हुए। देखिए, आश्वस्त रहिए। जैसे पांचजन्य आपका नाम है, तो महाभारत में जब युद्ध का उद्घोष हुआ था तो कहा था कि भाई भीष्म ने पौंड्र नामक, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख के द्वारा उद्घोष किया। तो उद्घोष हो चुका है समर का, आश्वस्त रहिए। इससे पूर्व भी जब हमने कहा है, याद करिए 2014 में जब हमने कहा था 272 प्लस, तो सब लोग यही कहते थे अरे ये तो नारा है, कोई अपने दम पे बहुमत किसी का आया ही नहीं तो कैसे आएगा, करके दिखाया। 2019 में जब कहा 300 प्लस, तो लोगों को लगा ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर दे दिया गया है, 300 प्लस कहाँ होगा, जितना था उससे भी नीचे जाएंगे। वो हुआ। तो आप आश्वस्त रहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णायक, प्रभावी और सशक्त नेतृत्व में यदि 400 पार कहा है तो इस बार वो होकर भी रहेगा। और कैसे होता है, मैं ये भी कह रहा हूँ, ये नहीं कि कोई हमें कोई रेटोरिक कर रहे हैं, हमें कोई एक बात कह रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी हाल ही में 3 राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए, तो जो सर्वेक्षण आ रहे थे या जो मीडिया में प्रचलित धारणा थी वो क्या थी कि राजस्थान में कांटे का मुकाबला है, मध्य प्रदेश में हम पीछे हैं और छत्तीसगढ़ हम हारे हुए हैं। परिणाम क्या आया? राजस्थान हम जीते, मध्य प्रदेश में शानदार विजय, और छत्तीसगढ़ हम जीते जो ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक मान रहे थे हम हारे हुए। क्यों? अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में हमने 18,000 ऐसे बूथ आइडेंटिफाई किए। मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मंडल की बात नहीं कर रहा हूं, बूथ आइडेंटिफाई किए जो पिछले 4 लोकसभा और विधानसभा चुनाव से हम निरंतर हार रहे थे। अब उसमें विश्लेषण हुआ क्या इनमें मेहनत करके हम जीत सकते हैं, तो आया 12,000 में मेहनत करने पे अगर कड़ी मेहनत की जाए तो हम जीतने की स्थिति में आ सकते हैं। कुछ ऐसे 2-3 हजार जहां पर कि आप बहुत मेहनत करके भी नहीं जीत सकते, और उन 18,000 में 6,000 हमने जीत लिए। तो जो आपको मध्य प्रदेश का चुनाव का परिणाम नजर आया वो इसलिए कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस व्यवस्थित ढंग से काम करती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, पूर्व में अमित शाह जी के कार्यकाल में जिस ढंग से बूथ लेवल पर जाके काम हुआ, हम उसके आधार पर बोलते हैं कि एक
हमारा प्रभावी और प्रामाणिक नेतृत्व। 2, हमने पारदर्शी, व्यवस्थित, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। 3, जन जन के गरीब व्यक्ति के पास, जिसे एंड माइल्ड डिलीवरी कहते हैं, या दीनदयाल जी का जो अंत्योदय था कि अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति तक उसको पहुंचाया। और 4, राष्ट्र को राष्ट्रीय सुरक्षा, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा में सुदृढ़ किया। और 5वां, अपने सांस्कृतिक गौरव स्वाभिमान को स्थापित किया। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के 5 आधार होने के बाद और उसके ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं और नेतृत्व का कठिन दुर्धर्ष परिश्रम, तो कोई भी व्यक्ति सहज विश्लेषण लगा सकता है कि जो कहा गया है वो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, तो उत्तर भारत में तो दिखता है। लेकिन अगर हम दक्षिण की तरफ चलें, इवन पहले बंगाल की बात करते हैं, विधानसभा चुनावों के दौरान भी काफ़ी लग रहा था जिस तरह से बीजेपी का वहाँ पे काम चल रहा था या वहाँ के कार्यकर्ता आगे निकल के आए थे, एक माहौल मीडिया में तो बना हुआ था कि वहाँ पर बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाएगी, लेकिन नतीजे कुछ और निकले। अब जब लोकसभा के समय में मामला संदेश खाली का ज़रूर निकला है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी वहाँ पर संदेश खाली के मुद्दे को लेकर जनता को ये जागरूक कर पाएगी कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है, और ममता राज में जो अराजकता की बातें की जाती हैं उससे निजात दिलाने के लिए वो बीजेपी पर भरोसा करेंगे? देखिए, बंगाल के संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्री और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम बंगाल में 20 सीटें जीतेंगे, तो मुझे याद है ज़्यादातर पत्रकारों के मुंह पे कटाक्ष भरी मुस्कान थी। 20 सीटें क्या जीतेंगे, 2 सीटें, 18 जीत के दिखाया। और जो कहा जाता पिछले चुनाव में, आप जरा एक बात सोचिए, पश्चिम बंगाल वो स्थान है जहां आज से ठीक 12 साल पहले, यानी 2011 तक, अगर चाइना के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन कम्युनिस्टों के रूल में थी तो वो पश्चिम बंगाल थी। वहां आज खत्म, मतलब कम्युनिस्टों का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। पिछले विधानसभा चुनाव में हम 2-3 सीटों से बढ़कर 78 सीटों तक पहुंचे, मत प्रतिशत 38% तक पहुंचा। और कांग्रेस गायब, कम्युनिस्ट गायब, यानी जहां लाल सलाम होता था वहां लाल गायब, हरा गायब। और ममता बनर्जी चंडी पाठ करती नजर आई विधानसभा चुनाव में। यानी अब लड़ाई इस बात की हो गई कि हल्का भगवा बनाम गहरा भगवा। अब इसके बाद अगर किसी को लगे कि भाजपा हार गई है तो मुझे लगता है उसके पास गहराई से देखने की दृष्टि नहीं है। और मैं आश्वस्त हूं कि तृणमूल कांग्रेस के राज में जिस ढंग का घनघोर अत्याचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त, खतरनाक स्तर का कट्टरपंथी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, मैं सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय की बात नहीं, उनके सिर्फ कट्टरपंथी तत्वों का जो खतरनाक स्तर तक तुष्टीकरण करना, और जो संदेश खाली की घटना है उसमें आदिवासी महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है, जो लोग इसको एक सामान्य घटना के रूप में कहना चाहते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं ये घटना ही आगे बढ़कर उस स्थिति तक पहुंचती हैं जिसने कभी इसी बंगाल में स्वतंत्रता के समय नोआखली में जो दिखाया था। जो संदेश खाली का संदेश समझने में नाकाम रहेंगे वो कभी न कभी बंगाल को नोआखली तक पहुंचाने की हालात बन सकते हैं। परंतु आश्वस्त रहिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में सतर्कता, सजगता और सुदृढ़ता के साथ संकल्पित है, और बंगाल की जनता हमें भरपूर समर्थन देगी। और इस बार आप देखिएगा भाजपा लोकसभा चुनावों में स्वीप करेगी। वैसे ही लोगों के अनुमान जो 2019 में धराशायी हुए थे, वैसे ही उनकी हसरतें जमींदोज होंगी इस 2024 के चुनाव में। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल से अगर हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण के राज्यों पर अगर हम नज़र डालें तो 400 का लक्ष्य पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीजेपी के लिए दक्षिण में चुनौती बहुत है, पहले भी रही है। आधार अगर देखा जाए बीजेपी का उतना नहीं कभी रहा है जितना कांग्रेस का रहा है। इस बार दक्षिण भारत के नेताओं के सनातन विरोधी बयान लगातार आ रहे हैं, देश की जनता देख भी रही है। और ये भी सच है कि दक्षिण भारत ही ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, जहाँ पे हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पे अगर देखा जाए तो भले उत्तर के मंदिर टूटे हों, लेकिन दक्षिण के मंदिर सनातन परंपरा के आज भी वहाँ पर देखे जाते हैं। ऐसे में बीजेपी की वहाँ पर क्या तैयारी है, क्योंकि बिना दक्षिण को साधे 400 पार का लक्ष्य पूरा होना मुश्किल नहीं है? देखिए, हम तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सर्वत्र साथ में लेकर सबका साथ सबका विकास पे आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत के रूप में मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया जाता है कि दक्षिण में भाजपा कमजोर है। आज इस 17वीं लोकसभा में हमारे
सांसद दक्षिण भारत से हमारे सांसद कांग्रेस से ज्यादा है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से एक दौर था जब भाजपा को सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता था। एक दौर था जब विंध्य के उत्तर ही सिर्फ भाजपा का प्रभाव रहेगा। आज आपने देखा है कि हम असम में दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रहे हैं, बंगाल में हम मुख्य विपक्षी दल हैं, और मैं याद दिलाना चाहता हूं केरल के तिरुवनंतपुरम की नगर निगम में भाजपा सबसे बड़ा दल है। और इस बात को यदि कोई हल्के में लेना चाहता है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 1989 में लखनऊ नगर निगम में भाजपा सबसे बड़ा दल बनकर उभर के सामने आया था। तब उत्तर प्रदेश में हमारी कोई हैसियत नहीं मानी जाती थी। अगले विधानसभा चुनाव में हमें स्पष्ट बहुमत मिल गया था उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा में हमने उस समय 85 सीटें होती थी, उसमें 51 सीटें जीत के दिखाई थी। तो जिस गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता वहां जिस विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल, आप आश्वस्त रहिए, तेलंगाना में जो हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, अब हम उस थ्रेशोल्ड लिमिट पे आ गए हैं कि इसके बाद बढ़ता हुआ मत प्रतिशत हमें अच्छी संख्या में सीटें दे सकता है। आंध्र प्रदेश में हमारा चंद्रबाबू नायडू जी और पवन कल्याण जी की पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है, आश्वस्त रहिए कि इस बार एनडीए स्वीप करने जा रहा है और भाजपा की संख्या भी उसमें अच्छी बढ़ेगी। और तमिलनाडु की जहां तक हम बात करें, निश्चित रूप से तमिलनाडु में जो एनडीए कर रहा है वो एक नए करवट की तरफ तमिलनाडु को ले जा रहा है। एक तरफ है वो पुरानी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का माइंडसेट जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जमाने से चलता हुआ चला आ रहा था, जिसमें सिर्फ देश के अंदर विभाजन, विभेद और इस पे करके अपने चंद राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि, और एक है कि भारत कैसे आगे बढ़ना। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी देखिए कच्चा थीवू का विषय आया, क्यों डीएमके की सरकार यहां, कांग्रेस सरकार वहां, कभी इस पे मछुआरों के इंटरेस्ट के लिए कोई बात ही नहीं हुई। पहली बार यह विषय मोदी जी उठा रहे हैं। मैं दूसरा भी उदाहरण देना चाहता हूं। यह बताइए, नई टेक्नोलॉजी का यूज करके राष्ट्रीय समन्वय कैसे किया जा सकता है। काशी तमिल संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 मिनट तक हिंदी में भाषण दिया और वो तमिल में रियल टाइम ट्रांसलेशन हुआ। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछना चाहता हूं कि इससे पहले कभी तमिल भाषा के बारे में उत्तर भारत में बोले गए भाषण का ट्रांसलेशन हुआ है, या किसी उत्तर भारत में बोले गए भाषण का तमिल के साथ कोई संपर्क या कोई समन्वय बनाने की विचार भी रहा है? इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं। और फिर पुनः ये देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा हॉल हमने बनाया भारत मंडपम में, और उसके बाहर भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में मूर्ति किसकी लगी है? नटराज की, जो तमिलनाडु के तंजावुर से आई है। देखिए, बहुत बड़ा दुखद विषय है कि जो भारत के बारे में जो तमिलनाडु का वास्तविक स्थान था, जो दक्षिण भारत का वास्तविक स्थान था, उसको तो कभी स्थापित ही नहीं होने दिया। ये बताइए, चोल साम्राज्य 1000 वर्ष तक रहा, एंड दैट इज द रीजनल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, तमिलनाडु। विजयनगर एम्पायर, दैट इज द रीजनल हिस्ट्री ऑफ आंध्रा एंड कर्नाटका। बट दिल्ली में क्या है? सिर्फ दिल्ली की जो हिस्ट्री है, दिल्ली सल्तनत, दैट इज द नेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो था, हम आते थे, हम बहुत सारी अगर देखा जाए तो तरह तरह की बिल्डिंग्स दिखाते थे अपने यहाँ। क्यों नहीं बृहदेश्वर मंदिर दिखाया जाता था, जिसके ऊपर 80 टन का जो उसके गर्भगृह के ऊपर रखा हुआ है जो पत्थर है, आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं पता कि उसको कैसे जाके रखा गया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज पहली बार दक्षिण भारत के भिन्न भिन्न राज्यों को अपने सांस्कृतिक स्व का उद्घोष होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए ये दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष है। एक जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहते हैं, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। और ये सिर्फ यही की बात नहीं है, आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से विश्व स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को नष्ट करना, ध्वस्त करना, उसकी इंडिया की शाखा है। तो एक तरफ यह है और एक तरफ है उभरता हुआ भारत। अगर हम ये कहें तो, अगर आप देखिए तो हमारे कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में अगर आप देखें तो आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री दक्षिण भारत में आई। आज चाइना से हटकर हम वहां पर आने में सफल हुए। HAL जो जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी
सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसका पहला ऑफशोर का जो ऑफिस है, फर्स्ट आउटसाइड अमेरिका ऑफिस बेंगलोर में बना था। अमेजन दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है अपने क्षेत्र में, वो हैदराबाद में बनाने जा रही। तो अगर हम देखें तो दक्षिण भारत का नैसर्गिक विकास और दक्षिण भारत का सांस्कृतिक विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है, और उसके लिए हम पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। और हम आश्वस्त हैं कि इस बार जो भारत के स्वाभिमान और गौरव की लहर होगी वो आसेतु हिमाचल होगी, अर्थात जहां सेतु है दक्षिण भारत में, वहां से लेकर हिमाचल तक वो पूरी एक लहर दिखाई पड़ेगी। दक्षिण में आप बात कर रहे थे तो डीके सुरेश हैं, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई हैं, वो कहते हैं कि अलग राष्ट्र बनाएंगे हम, क्योंकि हमारी तरफ से उतना अधिकार हमें नहीं मिलता हमारे स्टेट को जितना मिलना चाहिए केंद्र की तरफ से। देखिए, ये उस मानसिकता का प्रतीक है कि स्वतंत्रता के समय मजहब के नाम पे देश के 2-3 टुकड़े कर लिए थे, एक टुकड़ा मिल जाए तो आज भाषा क्षेत्र के नाम पे अपनी सत्ता में रहने की कोई हसरत पूरी हो जाए। परंतु यथार्थ में बताना चाहता हूं किस गंभीरता से बात होती है। ये बताइए, उत्तर भारत के क्षेत्रों में कृषि और इसका प्रभाव अधिक दिखता है, परंतु किसान के रूप में मान्यता, फिशरमैन को कृषि किसान के रूप में मान्यता नहीं थी, हमारी सरकार ने दी। तो सबसे ज्यादा फिशरमैन कहां है? दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में ही है ना, दक्षिणी राज्यों में। यदि उनको भी उसी प्रकार से क्रेडिट मिल सकता है, उनको भी वो सुविधाएं मिल सकेंगी, तो ये दर्शाता है कि धरातल पर उनके लिए क्या सोच और क्या करने की व्यवस्था है जो प्रधानमंत्री जी के मन में। अब दूसरी बात देखिए, सागरमाला प्रोजेक्ट, बहुत छोटी सी बात है कि क्या ये अगर चेन्नई से कोलकाता आना है या चेन्नई से विशाखापट्टनम आना है, तो क्यों हमारे दिमाग में मेंटल ब्लॉकेट था कि वो जमीन के रास्ते से ही आ सकता है? जो पोर्ट हैं वो सिर्फ विदेशी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात निर्यात के लिए रहेंगे, ऐसा क्यों था? तो देखिए कि उस हिसाब से हमने सागरमाला प्रोजेक्ट बनाया और पूरे तटीय क्षेत्रों में जो रोड का जाल बिछा है, राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल बिछा, उस कारण से विकास को एक नई गति मिली है। अब जहां तक लोग विभेद की बात करते हैं तो मैंने वही कहा, ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी, मतलब मैं इसमें याद दिलाना चाहता हूं कि जब 16 मई 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, तो 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे पहले जो लोग सत्ता में रहे उनकी सोच, विचारधारा, कार्यशैली ब्रिटिश औपनिवेशवादी विरासत, ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के प्रतीक थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट पावर आई है, पूर्ण सत्ता आई है, जिसका ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत की मानसिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो बस ये बहुत साफ है, ये ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी थी, डिवाइड एंड रूल। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, हर राज्य का अगर इस प्रकार की बातें रखें तो कितनी दुखद बात है कि कोई राज्य कहे कि साहब मैं टैक्स ज्यादा देता हूं, तो कोई राज्य कहे कि साहब मैं तो अनाज ज्यादा देता हूं, तो कुछ राज्य कहें कि हमारे यहाँ तो खनिज संपदा ज्यादा आती है, तो कुछ राज्य कहें कि साहब हमारे यहाँ पानी ज्यादा आता है, तो कुछ राज्य कहें हमारे यहाँ से सोलर एनर्जी ज्यादा आती है, और तो कोई कहे कि जी हम तो राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे ज्यादा सेना में योगदान देते हैं। तो मुझे लगता है, इसे एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो इस समय इंडी गठबंधन और कांग्रेस की वो मानसिकता है जो अंग्रेजों की बनाई हुई मानसिकता के प्रतीक है, उसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी पे ये भी आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, जहां पे दूसरी पार्टी से अगर कोई भी आता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप हो या अभी कल अगर हम देखें, विजेंद्र जो हैं वो खिलाड़ी रहे हैं, बॉक्सर हैं, वो दोपहर तक राहुल गांधी का पोस्ट रीट्वीट कर रहे थे, शाम को अचानक से वो बीजेपी में आ जाते हैं। गौरव वल्लभ कांग्रेस के, वो बीजेपी में आ जाते हैं। ये वो तमाम कांग्रेसी नेता रहे हैं या कांग्रेसी समर्थक भी रहे हैं जिन्होंने लगातार बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। ऐसे लोगों को बीजेपी अगर लेती है तो क्या संदेश जाता है? देखिए, मैं इसमें दो बात करना चाहूंगा। जो लोग वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, बड़ा विचित्र तर्क है। तो मतलब वो ये बताते हैं कि गंदगी की गठरी वो है, यानी मैल की गठरी लेके वो चल रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा अपना मजाक उड़ाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा होगा। हाँ, मैं ईमानदारी से कहता हूं, हमारे पार्टी ने कुछ नेताओं पे आरोप कहे,
हमने किसी से आरोप वापस नहीं लिए, हमने किसी का केस क्लोज नहीं हुआ है। जो भी बातें कही गई वो कोई तथ्यात्मक बताएं कि केस विड्रॉ हो गया हो, क्लोजर रिपोर्ट, हमने किसी से केस विड्रॉ नहीं किया। हम आरोप पे कायम है, तो हमने तो स्टैंड नहीं चेंज किया। वो कहीं नेता रहे, स्टैंड उन्होंने चेंज किया। जिनके आधिकारिक बयान है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था सरकार में रहते हुए, वो आज अचानक कहने लगते हैं हाँ हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, बहुत भयानक भ्रष्टाचार हुआ था, हमें इतना कहा था। तो मुझे लगता है कि जब कोई ये कहता है कि वॉशिंग मशीन, तो वो अपने को काजल की कोठरी स्वतः कहने लगता है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप को भ्रष्ट सिद्ध करने का और उसका ढिढोरा पीटने का ऐसा विचित्र उदाहरण आपको देखने को यहां पर मिलता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के अंदर की स्थिति इसके बारे में विचारणीय है। यदि उनके यहाँ जो युवा शक्ति के प्रतीक लोग हैं, जो बौद्धिक शक्ति के प्रतीक लोग हैं, वो सब के सब अगर छोड़ते चले जा रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा गौरव वल्लभ प्रोफेसर हैं फाइनेंस के, अब आर्थिक स्थिति के बारे में वो क्या क्या बोल दिए, तो राहुल गांधी की क्या आर्थिक स्थिति उन्होंने पंचर कर दी। अभी देखिए संजय निरुपम जी क्या क्या बोले, वो तो कह दिए 5-5 पावर सेंटर है, पूरा पंचनामा कर दिए कांग्रेस के अंदर का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की हालात अब वो हो गई है, जिस तरह से लोग उसको छोड़ रहे हैं। वो जो एक पुराना गीत था 50 के दशक का कि नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो मुझे लग रहा है अभी बिछड़ने का सिलसिला। और देखिए मजे की बात क्या है, ये सिलसिला तेज गति कब पकड़ा, जब वहां एक युवा छात्र नेता आया और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस कार्यालय में कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है और मैं बचाने के लिए आया हूं। उसके बाद से जो कांग्रेस में डूबने उतराने का जो सिलसिला चला है। और यहां मैं एक और गंभीर बात कहना चाहूंगा, देखिए श्री राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बहुत से कांग्रेस नेताओं ने कहा मुहूर्त ठीक नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने अपनी तथाकथित न्याय यात्रा किस मुहूर्त में शुरू की थी, जरूर इनको विचार करवाना चाहिए। कौन सा दग्ध मुहूर्त था या मारक दशा थी जिसमें उन्होंने शुरू किया। उसके बाद क्या कांग्रेस में लोगों के छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है। मतलब वो गुवाहाटी से शुरू हुए तो चौपाटी में देवड़ा जी ने पार्टी छोड़ दी, वो बंगाल पहुंचे दीदी ने मुंह मोड़ लिया, वो झारखंड पहुंचे उनका मुख्यमंत्री चला गया, वो बिहार पहुंचे तो उनके सूत्रधार नीतीश कुमार जी मझधार में छोड़ के चले गए, उत्तर प्रदेश पहुंचे जयंत चौधरी जी ने छोड़ दिया, उन्होंने सपा से गठबंधन घोषणा की, उसके 7 विधायक छोड़ के चले गए। हिमाचल में बहुमत होते हुए, प्रबल बहुमत होते हुए अपनी राज्यसभा नहीं जिता पाए, और उसके बाद एक के बाद एक जो लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए। और देखिए जाने वाले क्या कह रहे हैं, गौरव वल्लभ ने क्या बोला, आर्थिक नीतियों की किस बात की आलोचना की, जिन अन्य लोगों ने बोला, संजय निरुपम ने क्या बोला कि पूरे लेफ्टिस्ट हावी हो गए। बहुत क्लियर कट कहा गया, जो उन्होंने कहा कि भाई जो गांधीयन सेक्युलरिज्म था उसमें यह नहीं था कि धर्म का विरोध करना है। अब धर्म का विरोध करने वाली लेफ्ट की वो विचारधारा जो दुनिया भर में मृत प्राय हो चुकी है, उसे कांग्रेस ने, ऐसा लगता है कि वामपंथियों का जो भूत था वो कांग्रेस के अंदर आ गया है, और ऐसा आ गया है कि शायद अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं रह जाएगा, उसे भूतकाल ही दिखाई पड़ेगा। लेफ्ट की बात कर रहे हैं, वायनाड पहुंचा है, राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया है। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के इंडिया अलायंस के लेफ्ट पार्टी सामने खड़ी हैं और उनके जो प्रत्याशी हैं वो सीधे सीधे बोल रही हैं कि राहुल गांधी मोदी जी से लड़ने की बात करते हैं तो उनको उत्तर भारत में लड़ना चाहिए, वो यहाँ पर आकर क्यों लड़ रहे हैं। वैसे बात में तो दम है। राहुल गांधी कहते हैं मुझे लड़ना है बीजेपी से, और उस जगह उस राज्य में जाकर लड़ते हैं जहां बीजेपी अपेक्षाकृत मजबूत नहीं मानी जाती है। मजबूत राज्य में तो लड़ते नहीं है। यही अंतर होता है। मोदी जी ने क्या किया था, वो गुजरात से निकल के उत्तर प्रदेश में वाराणसी से आके लड़े। उत्तर प्रदेश में उससे पहले के 2 लोकसभा चुनाव 2009 2004 हमारी केवल 10-10 सीटें आई थी। 2 विधानसभा चुनाव 47 और 52 आए थे एमएलए। हम मुख्य विपक्षी दल भी नहीं थे, हमारा मत प्रतिशत 20% के नीचे चला गया था, और आकर उन्होंने 73 सीटों पे पहुंचाया, अगले विधानसभा में 325 सीट पे पहुंचाया। एक ये नेतृत्व और एक वो नेतृत्व है कि पिछले 2019 के चुनाव में पहले ही भांप लिए थे कि हम हारने वाले हैं, तो उतना दूरदृष्टि, देखिए राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने अमेठी से बैठ के इतना दूर देखा, वायनाड तक पहुंच गए, शायद उसके आगे जा नहीं सकते तो समुद्र आ जाता। तो इसलिए उस दूरदृष्टि के साथ वो वहां चले गए और फिर अपना नाम बदल के इंडी गठबंधन रख लिया।
तो भाई मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ, ये जो यूपीए हुआ करता था, क्या इसका अंतिम संस्कार हो गया है, इसका तर्पण हो गया है या नहीं हुआ है, ये वो बताएं। क्योंकि अब इंडी गठबंधन कहते हैं, तो इंडी गठबंधन कहने से वो हकीकत नहीं बदल जाती। वो काका हाथरसी कविता की पंक्ति याद करिए कि नाम बदलने से ना बदले है तकदीर, नाम बदलने से ना बदले है तकदीर, और युद्ध छोड़कर भागते नाम भरे रणधीर, इसीलिए भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। इंडी गठबंधन की बात की, मोदी को चुनौती देने के लिए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी बोलती कि मोदी जी जो हैं वो केजरीवाल जी से डरते हैं, इसलिए जेल में डाल दिया है शराब घोटाले में। और वहां से ये भी आरोप लगाया आतिशी जी ने तो कि आपके यहाँ से फोन जा रहे हैं उनको पार्टी में शामिल करने के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी इतने चित्र विचित्र प्रकार के आरोप पिछले 12 वर्षों में लगा चुकी है कि किस बात पे यकीन किया जाए ये बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। पर जो मैं एक तथ्यात्मक बात कहूँ तो ये तो वही पार्टी है ना, देश के एकमात्र मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि अगर तुमको कोई फ़ोन करे और तुमसे रिश्वत मांगे तो मना मत करना, रिकॉर्ड कर लेना और मुझे ला के देना, स्टिंग कर लेना, मैं बताऊंगा। और आज उनके विधायक और मंत्री आके कहते मेरा फोन है, रिकॉर्ड क्यों नहीं किया भाई, स्टिंग क्यों नहीं किया। बस यही हकीकत है, चूंकि वास्तविकता में आपको जो छल की राजनीति है वो आज से नहीं 12 साल पहले से है कि साहब पहले तो मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर बच्चों की कसम खाता सारी संसद चोर है, फिर बच्चों की कसम खाते कांग्रेस समर्थन नहीं लेंगे, और वहां से करते 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 कितने नेताओं के क्या क्या नाम गिराए थे। और आज जो अन्ना हजारे के चरणों में बैठे थे, लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में जाके बैठ गए, और जिस प्रकार का बदलाव आम आदमी पार्टी के चरित्र में आया है, वो गाड़ी नहीं लूंगा तो ले ली, सिक्योरिटी नहीं लूंगा तो ले लिया, 2 कमरे के बंगले से घर चलाऊंगा, 2 कमरे के मकान से घर चलाऊंगा तो अब तिहाड़ से घर चलाऊंगा। तो मुझे लगता है शायद यही देखकर वो पुराना गीत याद आता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आखिरी सवाल यही है कि पिछले बार जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो कुछ भी था, यही कहा जाता है सब कुछ बीजेपी ने किया, चाहे वो 370 हटाने का मामला हो, सीएए हो, यूसीसी के लिए बात चली रही है, और 3 तलाक का मामला हो। इस बार के बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या होगा जिसके लिए बीजेपी के वोटर्स ज़्यादा उत्साहित भी दिख रहे हैं और अपेक्षाएं रख रहे हैं? देखिए, जब आपने मैनिफेस्टो की बात कही तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, हम भारत की राजनीति के एकमात्र दल हैं जिसने किसी भी सैद्धांतिक मुद्दे पर आज तक अपना स्टैंड चेंज नहीं किया। हम एनडीए में भी रहे तो धारा 370, राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड, ये सारे मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में रहे, हमने कभी नहीं छोड़ा। और जब हमारे हाथ में क्षमता आई तो मोदी जी ने वो सारी बातें चरितार्थ करके दिखाई जिनके लिए कहा जाता था ये कभी नहीं होगा। याद करिए कितने नेताओं ने कहा राम मंदिर तो कभी नहीं बन सकता, धारा 370 कभी नहीं हटा सकते, इनकी हैसियत नहीं है, हटा देंगे, 35A कभी नहीं हटेगा, जिस दिन 370 हट जाएगी उस दिन तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। बताइए, इस समय तिरंगे की जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो कतारें दिखती डल लेक के ऊपर, 20-20 देशों के झंडे वहां आ गए, G20 हो गया वहां के ऊपर, और धारा 370 तो अब लगता है इससे पुराने ज़माने की बात हो गई होगी। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता को स्थापित किया है, और विपक्षी दलों में विश्वसनीयता का संकट है। हम एक हमारा सैद्धांतिक मुद्दा बताइए जिसमें हमने स्टैंड कभी चेंज किया हो, चाहे कश्मीर हो, राम मंदिर हो, अन्य विषय हो, भारत को परमाणु शक्ति बनाना हो। और विपक्ष का मैं कह रहा हूं एक मुद्दा बताइए जो स्टैंड न चेंज किया हो। कांग्रेस अपना एक मुद्दा बताए जिस पे स्टैंड पिछले 60-70 साल में न चेंज किया हो, इसलिए दे रिप्रेजेंट्स द क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन पॉलिटिक्स एंड वी रिप्रेजेंट्स द फर्मनेस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन पॉलिटिक्स। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी शेष सभी राजनीतिक दलों से बिल्कुल अलग है, और मोदी जी ने उस विशिष्टता को एक शिखर तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। बिल्कुल, और अपेक्षा यही की जा रही है कि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर पता जरूर किया होगा कि देश की जनता क्या चाहती है। जो आपने कहा उसके लिए पार्टी ने एक व्यवस्थित मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है। पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, वो उसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्षता में निरंतर बैठक हो रही है। हमने जनता से भी सुझाव मांगे हैं,
तो मानी हुई बात है। हम तो जो जन जन के मन की भावना होती है उसी के अनुसार घोषणा पत्र रखते हैं। जो जन जन के मन की भावना होती है उसी को नेता चुनते हैं। मोदी जी को 2007 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, जहां मिनिमम 50-52% से कम और मैक्सिमम 75 और 76% तक लोगों की चॉइस न रही हो कि ये प्रधानमंत्री होने चाहिए। तो उसी अनुसार घोषणा पत्र जन जन के मन की भावना की अभिव्यक्ति करने वाला होगा। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी के 400 पार का लक्ष्य पूरा हो। और दूसरी तरफ देखते हैं इंडिया अलायंस कितने दिनों तक जुड़ा रहता है, क्योंकि फिलहाल तो हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। सुधांशु जी, मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, भाजपा का लक्ष्य केवल एक चुनाव नहीं है। बाकी लोग सोचते हैं एक चुनाव के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा कि 25 वर्ष का समय, अमृतकाल, 2047 की बात कही। और उसके बाद क्या कहा कि इन 25 वर्षों में, अर्थात इस अमृत काल में, जो भारत का आधार बनेगा वो अगले 1000 वर्ष तक के लिए भारत का आधार बनाएगा। अर्थात हमारी सोच एक चुनाव तक नहीं, 1000 साल आगे तक है। और हम पीछे जाते हैं तो 10,000 साल पीछे तक की सोचते हैं। तो हमारी सोच चुनाव मूलक नहीं, सभ्यता मूलक है। आवर विजन इज नॉट इलेक्टोरल, इट इज सिविलाइजेशनल। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत एक बड़े परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में एक नव विहान की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यह चुनाव उसके एक तीसरे चरण के रूप में उस अभियान को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा, जिसे हम एक पंक्ति में कह सकते हैं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का, अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। तो विकास पर तो उठे थे, पर सांस्कृतिक गौरव की निद्रा से भी सदियों से जगता हुआ हिंदुस्तान अब उठना शुरू हुआ है। नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। विश्व को दबाने के लिए नहीं, विश्व को जागृत करने के लिए। बिल्कुल, विकास देश देख रहा है, विपक्ष भी देश देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, सत्ता पक्ष भी देख रहा है। आने वाले चुनाव में बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होती है और किस तरह से 400 पार होते हैं, ये हम देखेंगे जरूर। और उसके बाद सुधांशु जी आपसे फिर मिलेंगे, फिर से इंटरव्यू करेंगे 5 जनवरी के लिए। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।